स्टूडेंट्स अपने मोबाइल को रोटेट कर लें ताकि स्क्रीन आपको सही से नज़र आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MD-CAT जर्नी चैनल। तो कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हमारा कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ MD-CAT 2025 की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है और आज इसका बायोलॉजी का लेक्चर है। अगर आप जो है कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर लें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए जिसके अंदर डिस्कशन वगैरह होती हैं MCQ से रिलेटेड और आप असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जो कि बोन एंड कार्टिलेज से रिलेटेड था, स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, और आज हमने इसका दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है जो होगा मसल से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है। बहुत डीप में जाकर हमने इस टॉपिक को समझना है, साथ साथ डायग्राम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे आज के जो है लेक्चर के अंदर, इसलिए अपनी नोटबुक लेकर बैठें और साथ साथ नोट्स लाजमी बनाते जाए। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आज कवर करने हैं। सबसे पहले हम मसल और उसकी टाइप्स देखेंगे जो कि डिफरेंट 3 टाइप्स हैं, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। उसके अलावा फिर हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर करना है डिटेल में। उसके बाद हम जो उसके लिए एक मॉडल होता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसल और उसकी टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट, सो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, हमें जो मूवमेंट होती है उसके अंदर मेजर स्ट्रक्चर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो बोन्स और हमारे मसल्स ही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ और भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कार्टिलेज आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स आ जाते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोन्स, कार्टिलेज, उसके अलावा जॉइंट्स, इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा मेन टॉपिक रह गया है मसल्स का। ठीक है, सो आज हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर टोटली जो है मसल्स पर ही बात करनी है। अब मसल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं मसल्स, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, मसल्स क्या होते हैं। सो मसल जो है एक टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे उसके अंदर डिस्कस किया था। बोन्स, कार्टिलेज वगैरह ये सब कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप्स हैं। ठीक है, सो आज हमने जो डिस्कस करना है वो मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज से ही मसल्स बने होते हैं, मतलब जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वही एक्चुअली में मसल्स हैं। और नेक्स्ट है फोर्थ जो टाइप है नर्वस टिश्यू, ये हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, चैप्टर होगा, उसमें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा जो मेन है वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए। हमें पता है कि हमारी मूवमेंट सिर्फ बोन्स भी नहीं करवा सकती, ना ही सिर्फ मसल्स करवा सकते हैं। ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है पूरा हमारी मूवमेंट करवा रहे होते हैं और हमारी शेप को मेंटेन किए होते हैं। अब इधर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मसल्स हैं वो मेसोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। अब मेसोडर्मल और रीजन में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है MD-CAT में। अब इसका मतलब क्या है, तो देखें स्टूडेंट, जब भी हम जो है चाइल्ड जो है बर्थ हो रही होती है तो पहले जो जर्म सेल होता है उसकी जो 3 लेयर्स बनती हैं। ठीक है, एक होती है एक्टोडर्मल, उसके अंदर एक होती है मेसोडर्मल और उसके अंदर एक होती है जो कि एंडोडर्मल होती है। ठीक है, और इन्हीं से हमारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। सो इसीलिए जो मेसोडर्मल है, मतलब जो मिडल लेयर्स होती है मेसोडर्मल, उससे हमारे मसल्स ओरिजिनेट होता है। सो आपने ये याद रखना है, M फॉर मसल्स और M फॉर मेसोडर्मल। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 650 मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि कुछ मसल्स के फंक्शंस हैं, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड जो कोई ना कोई MCQ आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आप FSC में पढ़ चुके हैं कि ये मूवमेंट और कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि इट प्रोड्यूसेस हीट बाय शिवरिंग। जैसे स्टूडेंट, मतलब जो हमारे मसल्स हैं वो हीट को प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। किस तरह से, शिवरिंग के जरिए। जब हमें सर्दियों में ठंड लगती है तो हमें जो कपाहट होती है, शिवरिंग, उसकी वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मसल्स हैं वो थर्मोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और मीन्स कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेन पोस्चर ऑफ बॉडी। अब देखें, अगर आप जो है स्ट्रेट खड़े में हैं तो आपकी जो स्ट्रेट जो आपका जो पोस्चर है वो किस वजह से मेंटेन हुआ हुआ है, मसल्स की वजह से। अब देखें, आपके जो जैसे बैक के जो मसल्स हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उसी वजह से आप जो है क्या है स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। वरना अगर आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो आपका जो आप जो है वो मतलब कि आपकी गर्दन भी इस तरह से लटक सकती है और आपका जो स्ट्रेट जो पोस्चर होगा वो सही से जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे मसल्स के। अब हम जो है मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसमें से भी जो है एमसीक्यू आ सकते हैं। मसल्स की टोटल 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है एक्साइटेबिलिटी, देन है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देन एक्सटेंसिबिलिटी एंड देन इलास्टिसिटी। अब एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में अगर हम किसी सेल के बारे में कह रहे हैं कि वो सेल एक्साइटेड होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस सेल के अंदर जो है करंट जनरेट करने की कैपेसिटी है। अब क्या हमारे मसल्स करंट जनरेट करते हैं? सो ह्यूमन बॉडी में करंट जनरेट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना। अब वो सिग्नल कैसे जनरेट होता है? आप लोगों ने एफएससी में पढ़ लिया होगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है और उन आयंस की आपस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिस्टर्बेंस की वजह से एक जो है सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, आयंस के ग्रेडियंट की वजह से। तो इसी तरह हमारे मसल्स में भी आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे मसल्स भी एक्साइटेबल होते हैं। सो हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2 ही ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्साइट होते हैं, और वो कौन कौन से? एक है हमारे मसल्स और दूसरे क्या हैं? हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है। सो ये 2 सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एक्साइट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो ये तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि हमारे जो मसल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मीन्स कि पहले वो उसका साइज इतना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाता है, और यही हमने जो है डिटेल में आगे डिस्कस भी करना है कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी। अब एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जितना मसल है उससे फैलकर उसका साइज बड़ा हो जाए। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि हमारे कौन से ऐसे मसल्स हैं जो कि एक्सटेंड भी करते हैं। सो देखें, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, जैसे आपके स्टमक के हो गए और जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर वगैरह के मसल्स हैं वो एक्सटेंड करते हैं। जैसे ही आपके जो स्टमक है उसके अंदर फूट जाती है तो आपका स्टमक का जो पहले जो साइज़ होता है वो उससे क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है। अगर वो मसल के अंदर एक्सटेंड करने की जो है कैपेबिलिटी ना हो तो हमारा जो स्टमक है जब उसके अंदर फूट जाए तो वो तो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका यूरिनरी ब्लैडर जब उसके अंदर यूरिन जाता है तो वो क्या होता है? एक्सटेंड कर जाता है। तो ये इस तरह से हमारे मसल की ये भी एबिलिटी है कि वो जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे मसल की प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को खींचें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। सो यही हमारे मसल्स की है। जैसे कि हमारे स्टमक में जब फूड जाती है तो वो एक्सटेंड करता है, फिर जब फूड उसके अंदर से निकल जाती है तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मसल्स इलास्टिक इन नेचर भी हैं। सो इन प्रॉपर्टीज़ में से आपसे कोई भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्या ये मसल की प्रॉपर्टी है या फिर नहीं। सो इसके बारे में पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है स्टूडेंट। अब टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे जो है मेजर हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। पहले है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है कार्डियक मसल्स और तीसरा है स्मूथ मसल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्केलेटल मसल्स कौन से होंगे? स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होंगे जो कि बाइंड जुड़े होते हैं कहाँ से? हमारे स्केलेटन के साथ, ठीक है, बाइंड टू स्केलेटन, यानी हमारे स्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स, जब भी कार्डियक का वर्ड आता है इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। सो कार्डियक मसल्स क्या होंगे कि मसल्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के जो मसल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होंगे? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्मूथ मसल्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन के जो मसल्स हैं वो होते हैं स्मूथ मसल्स। अब देखें स्केलेटल मसल्स के अंदर यहाँ पर आपको क्या है? स्ट्राइएशन यूँ करके जो है छोटे छोटे से आपको जो है लाइंस नज़र आ रही है ना, ड्रॉ हुई हुई। इसका मतलब क्या है कि हमारे स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो इनका एक और नाम हो सकता है स्ट्राइएटेड मसल्स। अब अगर हम कार्डियक मसल्स को देखें तो इसके अंदर भी आपको स्ट्रिप्स बनी हुई नज़र आ रहे होंगे कि अलग अलग जो पैच बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी स्ट्राइएटेड होते हैं। लेकिन अगर आप स्मूथ मसल्स को देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी स्ट्राइएशन नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं उनको अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटन के मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। हम अगर चाहें तो हम अपने आर्म को जो है स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका नाम वॉलंटरी मसल्स भी होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, और कार्डियक मसल्स, क्या हम अपने हार्ट को अपनी मर्जी से पंप कर सकते हैं? नहीं, हमारा हार्ट जो है खुद ब खुद पंप करता रहता है। तो मतलब क्या है कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं एक्शन में। ठीक है, मतलब हम उनके जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी मूवमेंट को। और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, स्टमक, क्या आप रोक सकते हैं कि अभी हमारा स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो स्मूथ मसल्स वो होंगे वो भी इनवॉलंटरी होंगे। सो देखें, स्केलेटल मसल्स के 3 नाम हो गए, एक तो स्केलेटल मसल ही, दूसरा स्ट्राइएटेड मसल और तीसरा वॉलंटरी मसल। इसी तरह कार्डियक मसल्स का क्या होगा, अनस्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी भी होगा, और स्मूथ मसल्स भी ऐसे ही। अब स्मूथ मसल्स का एक और नाम है स्टूडेंट, देखें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनको विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि अंदर से हॉलो होते हैं तो उन्हें विसरल भी कहते हैं। सो इसी बेसिस पर स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स के ही मसल्स होते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और सब कुछ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब आपके लिए MCQ हैं, इसलिए इन सबको आपने जो है लाजमी नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहला आता है स्मूथ मसल। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स हैं, जबकि यानी कि जब भी मसल्स बनते हैं तो सबसे पहले जो मसल्स इवॉल्व हुए थे एवोल्यूशन के ज़रिए वो स्मूथ मसल्स ही थे। अब अगर इनकी शेप की बात की जाए तो ये लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें कैसे स्पिंडल शेप होते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर जो है इसका ड्रॉ करके भी बताती हूँ। स्पिंडल शेप का मतलब होता है कि इस तरह, जिस तरह हमारी आई होती है ना, इस तरह के इनकी शेप होती है और ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये एक स्पिंडल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। उसके अलावा आपको इधर कोई स्ट्राइएशन इस तरह से करके कोई भी स्ट्राइएशन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, और ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं एक्शन में। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्मूथ मसल से। अब विसरल ऑर्गन्स में हमारा स्टमक भी आ जाता है, हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स में ही आ जाते हैं। तो वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे? स्मूथ मसल्स की। उसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स की, उनकी वॉल्स भी स्मूथ मसल से ही मिलकर बनी होती हैं। सो ये एग्जाम्पल्स आपने एज इट इज़ याद करनी है। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अब कार्डियक मसल पे। अब जो कार्डियक मसल है, मैंने आपको नेम से बताया कि कार्डियक का मसल क्या होता है? हार्ट। ठीक है, कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो जो हमारे हार्ट के मसल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्डियक मसल्स। अब अगर हम इनके शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच होते हैं। ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा समझे एक सेल है मसल, कार्डियक मसल का। ठीक है, और यहाँ पर ही ये दूसरा जो है सेल है। ठीक है, अब ये देखें ये ब्रांच्ड हैं, ये आपस में सिलेंडर्स टाइप हैं, लेकिन ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। अब देखें जो हमारा जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके अंदर जो है एक सेल के अंदर जो है एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, और इसके अंदर आपको स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ये स्ट्राइएशन जो है ये रेगुलर पैटर्न में नहीं होती, बल्कि ये इरेगुलर पैटर्न में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जो दो सेल्स होंगे ना कार्डियक मसल्स के, वो आपस में जो है ना यहाँ पर जहाँ पर वो मिल रहे होंगे ना, यहाँ पर एक थिक सी वॉल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बना लेते हैं? थिक सी वॉल बना लेते हैं, और इन वॉल को, ये इनका काम क्या होता है कि ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनको जो है ना, इन वॉल्स को कहा जाता है इंटरकलेटेड डिस्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है कि इंटरकलेटेड डिस्क किस में प्रेजेंट होती हैं? तो हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट क्यों होती हैं? सो स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा न्यूरल सिस्टम होगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि इनके दरमियान जो है ना गैप जंक्शन, इस तरह से जो है बीच में क्या होता है? गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैप्स होते क्यों हैं?
ताकि एक सेल से दूसरे सेल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो सके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन गैप जंक्शंस के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर थिक सी जो है डिस्क नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ जो है प्लाज्मोडेस्माटास स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट का तकरीबन जो है मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर होता है ना वो मसल्स पर ही प्रेजेंट होता है, जो कि कौन से मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट अब हम चलेंगे स्केलेटल मसल पे। सो स्टूडेंट, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉन्ग सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग से सिलेंडर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल्स। और ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसके अंदर जो है रेगुलर स्ट्राइएशन पाई जाती हैं, ठीक है। रेगुलर स्ट्राइएशन का मतलब क्या है कि एक जो है रेगुलर मैनर में, यानी कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही क्या आ रही होती हैं, स्ट्राइएशंस आ रही होती हैं। सो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशन पाई जाती हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो हमारे जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं, हमारे जो आर्म के मसल्स होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल्स की। उसके अलावा जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है, अब यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा जो एब्डोमेन है वो समझते हैं कि स्मूथ मसल्स की वॉल होती है, लेकिन जो आपका जो एक्सटर्नल जो आपकी जो एब्डोमेन होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका बेली बटन वगैरह आ जाता है, तो ये जो वॉल है ये आपकी स्केलेटल मसल की बनी होती है। उसके अलावा जो डायफ्राम क्या होता है, जो हमारे ब्रीदिंग के लिए जो हमारा जो फ्लोर होता है ना हमारे बॉटम में, ये जब आप गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर यहाँ पर मेंशन है कि ये स्केलेटल मसल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो चीज़ यहाँ पर ही अरेंज कर दिया। डायफ्राम, लंग्स के नीचे जो बॉटम होता है वो क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। सो डायफ्राम, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी स्मूथ मसल होना चाहिए, लेकिन आप देखें अगर आप इनहेल करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए इनहेल को कंट्रोल कर सकते हैं कि डायफ्राम आपका ऊपर होता है नीचे, तो वो आपके कंट्रोल में होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल्स, वही जो हमारे इंटरकोस्टल रिब्स होती हैं, हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर के अंदर जब हमने बोन्स वगैरह का पढ़ा था, तो उसके भी जो मसल्स होते हैं वो भी स्केलेटल मसल्स की ही एग्जांपल्स होते हैं। अब देखें स्टूडेंट, आपको ये मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब आपने जब नोट्स बनाने हैं आपने सिर्फ ऐसा टेबल बना लेना है, और फिर आपको दोबारा से वो सारे जो मैंने आपको डिटेल समझाई है वो सारी डिटेल यहाँ पर इस टेबल के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं, आपने भी ऐसा ही टेबल बनाना है। सबसे पहले देखें मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं और फिर आगे स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल तीनों जो है एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले आ जाता है सेल शेप। तो हमने पढ़ा कि स्मूथ मसल की सेल शेप क्या होती है, स्पिंडल, और कार्डियक क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, और स्केलेटल भी सिलिंड्रिकल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएट होता है, हमने पीछे पढ़ लिया, और कार्डियक और स्केलेटल क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। स्ट्राइएशन की बात की जाए तो स्मूथ मसल में कोई स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि कार्डियक में स्ट्राइएशन होती है, लेकिन कैसे होती है, इररेगुलर, और स्केलेटल में स्ट्राइएशन होती है और किस मैनर में होती है, रेगुलर मैनर में। ब्रांचिंग की अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा है कि स्मूथ मसल्स अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है, और ये भी अनब्रांच्ड होने, ठीक हो गया स्टूडेंट, ये गलती से ब्रांच लिखा गया था। इंटरकलेटेड डिस्क अगर पूछा जाए स्मूथ मसल्स में नहीं होती, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती है, और स्केलेटल मसल में भी एब्सेंट होती है। अब बात आती है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो बहुत स्लोली जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं वो इंटरमीडिएट, यानी उनकी स्पीड ना बहुत तेज़ होती है और ना ही बहुत आहिस्ता होती है, इंटरमीडिएट होती है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो तो हम पर डिपेंड करता है कि हम स्लो कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं या फिर रैपिड, तो इसलिए ये स्लो से रैपिड हो सकती है। अब यहाँ पर स्टिमुलेशन आ गई, न्यूरोजेनिक, स्मूथ मसल्स न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक भी हो सकते हैं, और कार्डियक सिर्फ मायोजेनिक होते हैं और न्यूरोजेनिक। अब ये आपके लिए नया है, आपको इस बारे में नहीं पता होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाए। हमारा जो हार्ट है ना स्टूडेंट, उसको न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं होती कि न्यूरॉन्स जो है हमारे हार्ट को सिग्नल भेजें, तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, हमारा हार्ट हर वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो खुद ब खुद जो है ना, आप पढ़ेंगे ऐसे नोड होते हैं पेस मेकर, ठीक है, कुछ मसल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो खुद ब खुद जो है ना सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो वो मसल या फिर वो सेल जो कि खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो सके उसे कहा जाता है मायोजेनिक इन नेचर, ठीक है। तो इस बारे में जो है एमसीक्यू भी आया हुआ है, पीएमसी ने जब एमडी कैट लिया था आई थिंक 2021 में, कि हमारे कौन से मसल जो है मायोजेनिक इन नेचर होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। जबकि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं तो उनको हमारे न्यूरॉन से सिग्नल पहुँचता है, तो जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए वो जो न्यूरॉन से होंगे, जिनको न्यूरॉन सिग्नल भेजेंगे वो क्या होंगे, न्यूरोजेनिक। अब जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो मायोजेनिक में मतलब
कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, मतलब बहुत कम, जो कि खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर को हमारा न्यूरॉन ही सिग्नल भेजता है। इसलिए स्मूथ मसल न्यूरोजेनिक और कुछ एक आधी एग्जाम्पल होती है जो कि मायोजेनिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है MCQ आ जाए कि बताएं इनमें से कौन सा जो है मायोजेनिक होंगे, तो आपने कार्डियक मसल को ही प्रेफर करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब एक्शन की बात आ जाए तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री, जबकि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री नेचर होता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दें विसरल ऑर्गन्स की और ब्लड वेसल्स की जो है क्या होते हैं स्मूथ। उसके अलावा जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स की। उसके अलावा बाइसेप, ट्राइसेप, एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? स्केलेटल मसल्स की। अब नीचे आपने जो है यहाँ पर ही इनका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पीछे ड्रॉ करवाया है वो भी आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, तो आपका ये एक पूरा जो है तीनों टाइप्स का एक ही पेपर पर कवर हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे मसल्स के स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हमने डिटेल में पढ़ना है कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, ठीक है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है हमारा पूरा मसल, उससे पहले हमें मसल के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है कि हमारे मसल में आखिर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पूरे मसल में क्या कहानी चलती है, ठीक है। ये पूरी एक स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारे मसल में क्या पूरी कहानी चल रही होती है जिसकी वजह से हमारा पूरा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो इसको जानने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा मसल का स्ट्रक्चर डिटेल में। सो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे अपने स्केलेटल मसल्स का। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स के जरिए जो है पूरा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। आप लोगों ने साथ साथ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और यही आपकी असाइनमेंट भी होगी। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है, आराम आराम से देखें। ये हमारी ह्यूमरस की बोन है, ठीक है, हमारा जो आर्म है, ठीक है, हम आर्म से देखेंगे। ये हमारा ह्यूमरस आ गया और ये हमारी अल्ना की बोन आ गई। अब इससे आगे और सारी बोन्स होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको मसल दिखाना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा एक बाइसेप का मसल प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बताया कि जो हमारा स्केलेटल मसल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है, उनके सेल, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पिंडल शेप बना दी। तो स्टूडेंट ये हमारे ओवरऑल पूरे मसल की शेप है और हमारे मसल किसी भी शेप के हो सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया वो मसल के सेल्स की शेप थी, ठीक है। तो ये हमारा मसल हो गया और हम पढ़ चुके हैं कि मसल को, ये हमारा मसल है, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारी आर्म की बोन्स हो गई। तो हम पढ़ चुके हैं कि मसल को बोन से अटैच करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू यूज़ हो रहा होता है उसका नाम क्या होता है, वो कहलाता है टेंडन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टेंडन। अब हमने क्या करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। हम चाहते हैं कि मसल को हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। तो हमने इसको बीच में से हाफ कट कर देना है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है ना उसको आप सेंटर 90 डिग्री के एंगल से कट कर दें, ठीक है। सो ये हमने अब आगे चल के देखने वाला है, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता से और आपने ये सारा इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। यस, सबसे पहले यहाँ पर हमारा टेंडन आ गया, ठीक है, इसके आगे हमारा मसल आ गया जो कि हमने क्या कर दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन हम उसका देख रहे हैं। ये देखें, ये हमारा मसल आ गया। अब सबसे पहले स्टूडेंट साथ साथ आप हाईलाइट करते जाइएगा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं होती कि मैं हर चीज़ को जो है साथ एक ही सेक्शन एक ही स्लाइड में हाईलाइट कर सकूँ, ठीक है। इसलिए मुझे कुछ चीज़ें इरेज करना पड़ती हैं। सो ये हमारा सबसे पहले क्या आ गया स्टूडेंट, मसल। अब मैंने क्या किया, मसल को कट कर दिया। अब मैं समझे स्मॉल लाइट से बहुत छोटी सी हो गई। अब मैंने इस मसल के अंदर जाना है। सबसे पहले जब मैंने एक मसल को देखा तो मुझे मसल के ऊपर जो है ना एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नज़र आई, ठीक है। ये पूरा मसल जो है ना ऊपर से एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर था, ठीक है। सो सबसे ये आउटर लेयर थी, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था स्टूडेंट एपीमाइसियम। हमने पढ़ा था ना पीछे जब हमने बोन के स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने एपीओस्टियम पढ़ा था। अब क्योंकि मसल के लिए वर्ड यूज होता है माइसियम का, तो ये क्या हो गई, एपीमाइसियम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, जब मैंने मसल के अंदर गई तो मुझे नज़र आया कि मसल के अंदर जो है ना इस तरह से और बहुत से जो है ना स्लेंडर्स प्रेजेंट है। स्लेंडर का मतलब सिगरेट लाइक जो है लंबी लंबी नालियाँ प्रेजेंट थी, ठीक है, पूरे मसल के अंदर। अब देखो स्टूडेंट, अब इसका हमने नाम रख दिया मसल बंडल, ठीक है। सो मसल किस पर मुश्तमिल थे, मसल बंडल्स पर, और मसल बंडल्स को स्टूडेंट मसल फेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, मसल
फेजिकल भी कह सकते हैं और आप क्या कह सकते हैं, मसल बंडल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सो देखें, अब इसको हमने क्या किया, हमने देखा कि सारा ये क्या है, मसल के अंदर मसल बंडल्स के बहुत बड़े मसल बंडल्स मतलब कि सिलेंडर्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना, ये पूरा जो मसल बंडल्स थे ये इधर पूरे कनेक्टिव टिश्यू से जो है ना कवर हुए हुए थे। ठीक है। पूरा अंदर इसके कनेक्टिव टिश्यू भरा था और उसके दरमियान जो मसल के बंडल्स ज़्यादा सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्रेजेंट थे। ठीक है। अब ये जो पूरा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था इसका नाम हो गया फेशिया। इसे क्या कहा जाता है, फेशिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मसल बंडल को पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींच लिया। ठीक है। पूरा एक मसल बंडल को पकड़ा और उसे बाहर को खींचा। अब जब मैंने इसको बाहर को खींचा तो मुझे नज़र आया कि इसके अंदर भी कुछ सिलेंडर्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा सारे सिलेंडर सिगरेट नुमा नालियाँ प्रेजेंट है। ठीक है। सो इनका क्या नाम है, इनको कहा जाता है मसल फाइबर, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। ठीक है। मसल फाइबर्स या फिर मायोफाइबर या फिर कहा जाएगा इसे मसल सेल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, सबसे पहले अब ये जो हमारा जो मसल बंडल था ना, इसके ऊपर भी हमें नज़र आई एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, मतलब ये भी ऊपर से पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर था। सो इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर का नाम क्या था स्टूडेंट, अब देखें ये दरमियान में। ठीक है। क्योंकि ये दरमियान में तो इसका नाम पड़ गया मायोमाइसियम। ठीक है स्टूडेंट, मायोमाइसियम। अब इसके अंदर हमें क्या नज़र आया स्टूडेंट, हमें नज़र आया एक मसल सेल। अब हमने मसल सेल भी कह सकते हैं और मायोफाइबर भी कह सकते हैं। अब हमने इसको भी बाहर को खींचा। ठीक है। हमने देखा कि अब हम देखते हैं मसल सेल के अंदर क्या है। ठीक है। सो अब मसल सेल को हमने बाहर खींचा तो मसल सेल पर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की हमें लेयर नज़र आई जिससे वो पूरा रैप हुआ था। तो मसल सेल पर जो हमें एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नज़र आई ना स्टूडेंट, तो उसका नाम क्या था, अब क्योंकि मसल सेल जो है अंदर की तरफ है तो इसका नाम था एंडोमाइसियम। ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैस क्रिएट हो गया लेकिन मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। सबसे पहले मसल था, उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी जो कि क्या कहलाई, एपीमाइसियम। अब हमने मसल में देखा कि बहुत ज़्यादा मसल्स बंडल्स या फिर मसल फेजिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब जब हमने उस फेजिकल को बाहर को खींचा तो उसके ऊपर भी एक पूरी कनेक्टिव टिश्यू से वो रैप हुआ था जिसको हमने कहा मायोमाइसियम। ठीक है। अब हमने उस मसल फाइबर जो मसल बंडल था उसको हमने देखा तो उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स नजर आए जो कि क्या थे, मसल के सेल थे जिनका नाम क्या था, मसल सेल या फिर मसल फाइबर भी कह सकते हैं, मायोफाइबर भी कह सकते हैं। जब हमने उस सेल को बाहर खींचा तो उसके ऊपर भी हमें एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नजर आई जिसको हमने नाम दिया एंडोमाइसियम। अब हमने सोचा कि सेल जो है, अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, लेकिन जब हम सेल के अंदर गए तो सेल के अंदर हमें कुछ और सिलेंडर्स नजर आए। ठीक है। कुछ और क्या थे, सिलेंडर्स नजर आए। इन सिलेंडर्स का नाम था मायोफाइब्रिल। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर रही हूँ ताकि आपको मैं इसका नाम हाईलाइट करके दे सकूँ। ठीक है। अब ये जो हमें सिलेंडर्स नज़र आए ना, इनका नाम क्या था, मायोफाइब्रिल। देखो मसल के सेल, आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। जो मसल के सेल थे उनको कहा जाता है मायोफाइबर, फाइबर कहते हैं ना धागों को, तो मायोफाइबर मीन्स मसल सेल। उसके अंदर जो हमें धागे नज़र आए उनको अब हमने छोटा नाम देना, तो क्या नाम दिया, मायोफाइब्रिल। ठीक है स्टूडेंट। अब मायोफाइब्रिल के अंदर भी कुछ धागे होते हैं प्रोटीन के, जिन्हें कहा जाता है मायोफिलामेंट। ये अब हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा स्टूडेंट, मसल, उसकी आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की एपीमाइसियम, उसके अंदर मसल बंडल्स। ठीक है। मसल बंडल्स की जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या कहलाई, मायोमाइसियम। उसके अंदर आ गए मसल सेल्स या फिर मायोफाइबर्स, उसकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या कहलाई हमारे पास, उसकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कहलाई एंडोमाइसियम। उसके अंदर भी हमें कुछ धागे नजर आए जिनका नाम क्या हमने रखा, मायोफाइब्रिल। अब हम इस मसल का जो एक सेल है इसका स्ट्रक्चर डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करती हूँ स्ट्रक्चर, आप भी ऐसा करें, साथ साथ ड्रॉ करते रहें। ये मैं एक मसल का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने बना लेना है। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले स्टूडेंट हमारा जो, मैं साथ साथ हाईलाइट भी करती हूँ। ठीक है। अब कोई भी सेल होता है तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये एक मसल सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है। अब जब भी हमने मसल की जो सेल्स, ये हमारे पास, पहले मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ कि ये है क्या, ये हमारे पास एक मायोफाइबर का स्ट्रक्चर। मायोफाइबर मीन्स मसल का एक सेल का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब मायोफाइबर, अब देखें, अब मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। मसल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सार्को। ठीक है। अब क्योंकि ये मसल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो साथ क्या लिखा जाता है, लेमा। ये क्या हो गई, सार्कोलेमा। मसल की सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, सार्कोलेमा। ठीक है।
अब इसके अंदर आपको ये कुछ इन्वेजिनेशन नज़र आती है, जो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ट्यूब्स बनाई हुई होती है, इनका नाम होता है टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है ये सब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये बिल्कुल जो है ना, अब देखें मैंने आपको बताया कि जो हमारे मसल्स होना है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रिल्स। तो मतलब हमारा पूरा मसल जो है ना मायोफाइब्रिल से भरा हुआ होता है, इसलिए बाकी की जितनी भी, अब देखें सेल है तो सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे, तो सारी ऑर्गेनेलिस जो है ना बिल्कुल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके किनारों पर जो है पड़ी हुई होती है, क्योंकि अंदर से पूरा स्ट्रक्चर किससे भरा होता है, मायोफाइब्रिल से। तो देखें हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल साइड पर, किनारे वाली साइड को कहते हैं पेरिफेरल साइड। तो ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। इसके अलावा हमारे मसल में जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करना, क्योंकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसको बाइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटीन्स का नाम क्या होता है, मायोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करने, ये रेड कलर की होती हैं। इसके अलावा हमारा जो मसल्स होते हैं ना इसके अंदर बिल्कुल टी ट्यूब्यूल्स के साथ साथ जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखें क्योंकि ये हमारे मसल के हैं तो इनका नाम भी क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो अब इन सबको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है। अब इन सब चीज़ों को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। अब देखें सार्कोलेमा, अब जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा मसल का उसका नाम क्या होगा, सार्कोप्लाज्म। अब इस सार्कोप्लाज्म में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है हमारे मसल की उसका नाम होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन। और ये हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। और ये जो हमारे बिल्कुल टी ट्यूब्यूल्स के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, तो इनका नाम क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि इन्होंने कैल्शियम आइंस को रिलीज करना होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आइंस प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम आइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना मसल्स का वो इन मायोफाइब्रिल से मुश्तमिल होता है। ठीक है, पूरे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरे मसल मायोफाइबर के स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अच्छा, मायोफाइबर का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मायोफाइबर का डायामीटर लिखा हुआ है हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक में और बाकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक में जो हमारे मसल फाइबर या फिर जो मसल सेल का डायामीटर बताया गया है वो कितना बताया गया है स्टूडेंट, वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ इसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, इसको भी आपने याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक मायोफाइब्रिल को पकड़ते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, जो हमारा एक मायोफाइब्रिल होता है ना, तो ये देखें, ये समझे हमारा एक मायोफाइब्रिल है। तो हमने आपने पढ़ा, ये जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि हमारे स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारी जो स्ट्राइएशंस हमें नज़र आ रही होती है ना वो हमें इन्हीं मायोफाइब्रिल्स पर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और देखें स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बताऊँगी, जो हमारा मसल्स का स्ट्रक्चर होता है ना इसके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हमारे मायोफाइब्रिल होते हैं ना इसके अंदर हमारे पास मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया फिलामेंट्स अंदर होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और वही प्रोटीन्स जो है पूरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इस पर ही हमारा सार्कोमियर भी प्रेजेंट होता है। अब सार्कोमियर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, मतलब सिर्फ इतना सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सिर्फ इतने से हिस्से के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पूरा एक देखिए एक सार्कोमियर कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो मायोफाइब्रिल है वो कंट्रैक्ट करता है, और इस पूरे मायोफाइब्रिल के कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारा पूरा जो मसल का सेल है वो कंट्रैक्ट करता है, और फिर पूरे मसल के सेल के कंट्रैक्ट होने की वजह से पूरा मसल बंडल कंट्रैक्ट करता है, और उसके कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारा पूरा मसल कंट्रैक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक कंट्रैक्शन का जो है सीक्वेंस होती है। अब देखते हैं मायोफाइब्रिल होता क्या है। ठीक है, सो हमें जो है स्ट्राइएशन नज़र आती है, वो क्यों नज़र आ रही होती है, क्योंकि हमारे जो मायोफाइब्रिल होता है उसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी हूँ, आपने भी साथ साथ ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये मैं एक जो है ना मायोफाइब्रिल का जो एक पार्ट होगा ना छोटा सा, या मैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ना इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आप पढ़ आए होंगे कि लाइट और डार्कर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो पहले मैं ये ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अब लाइट और डार्क बैंड का मतलब क्या है कि हमें जो है कहीं पर लाइट एरिया नज़र आ रहा होता है, कहीं पर डार्क एरिया नज़र आता है। ये खुद कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहे होते हैं, लाइट और डार्क एरियाज नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें,
ये मैं इस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखें, ताकि आपको आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या प्रेजेंट होगा, लाइट बैंड, एक लाइट और दो डार्क बैंड मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे एक मायोफाइब्रिल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये देखें, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट, ये एक हमारा मायोफाइब्रिल है, उसका हमने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट को कट करके हम देख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से ये जो लाइट एरिया है इसे कहा जाता है आई बैंड। ठीक है, अब इसे आई बैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मीन्स कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है, इसी वजह से ये लाइट बैंड होता है। इसके बाद हमारा ये एक डार्कर एरिया आता है जिसका नाम क्या होता है, ए बैंड। ठीक है, अब आपने याद कैसे करना है, देखें, डार्क ए का मतलब ए बैंड, लाइट आई का मतलब आई बैंड। ठीक है, और ये भी क्या है, हमारा एक लाइट बैंड है जिसे हम आई बैंड कहते हैं। ठीक है, अब ए बैंड को एनआइसोट्रॉपिक होता है, मतलब ये लाइट को पोलराइज नहीं करता, और आई बैंड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, मीन्स कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है। अब हमारा जो एक मायोफाइब्रिल है ना, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब देखें, सबसे पहले हमारा जो आई बैंड है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि बिल्कुल आई बैंड के मिडल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि जिगजैग मैनर में होती है। ठीक है, ये जो होती है ना लाइन, ये हमें लाइन नज़र आ रही होती है, लेकिन देखें तो ये पूरी एक पार्टीशन, मतलब जो एक, अगर आप न्यू करके सिलेंड्रिकल देखेंगे ना तो ये इधर पूरी एक डिस्क की तरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये पूरी एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और जो कि आई बैंड के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होती है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट जेड लाइन। ठीक है, जी लाइन इसका नाम होता है। आई बैंड के मिडल पोर्शन में जो एक लाइन होगी उसे कहा जाता है जी लाइन, और ये मिलकर किससे बनी हुई होती है, ये होती है एक प्रोटीन, ये जी डिस्क होती है। ठीक है, जी डिस्क एक प्रोटीन का नाम है, उससे मिलकर ये बनी होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसके अलावा अब यहाँ पर हमारा जो एम लाइन, जो हमारा डार्कर बैंड है, इसके अंदर भी एक मिडल लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये भी इसके डार्क बैंड के जो है मिडल में एक लाइन होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एम लाइन, क्योंकि एम से मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होती है तो इसका नाम क्या होगा, एम लाइन। ठीक है, और जो लाइट बैंड के मिडल में प्रेजेंट होती है जौन सी लाइन, उसका नाम क्या होता है, जी लाइन, क्योंकि ये जिगजैग मैनर में होती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, जुशन से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब क्या होता है, मिडल पोर्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब ये जो डिस्क है ये क्यों प्रेजेंट होती है, ये इसलिए प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स, ये एम लाइन भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पर हमारे कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हमारा थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो होता है ना स्टूडेंट, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे डार्क बैंड में, और ये क्योंकि थिक मोटा होता है इसी वजह से हमें जो डार्क बैंड डार्क नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कौन से एरिया में होते हैं, जो कि हमारे, ये देखें, जी लाइन। अब ये जो पता है, ये जो जी लाइन और एम लाइन, ये जो प्रोटीन्स है, ये क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट इन्होंने हमारे जो थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं ना, उनको आपस में पकड़ कर रखा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें, हमारे लाइट बैंड में जो है थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से थिन होते हैं, तो इसलिए अब इनको अगर हम हाईलाइट कर लें तो इनका नाम क्या होगा, ये थिन फिलामेंट होंगे, और ये रेड वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, थिक फिलामेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, जो हमारे थिन फिलामेंट होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा हमारे डार्क बैंड में भी ओवरलैप किए होते हैं, लेकिन जो हमारा थिक फिलामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डार्क बैंड में प्रेजेंट होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं, लेकिन डार्क बैंड में थोड़ा थोड़ा हमारे थिन फिलामेंट आए होते हैं, लेकिन थिक फिलामेंट जो है वो हमारे लाइट बैंड में नहीं जाते। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना, हमारे जौन सा हमारा ये जो हमारा डार्क बैंड है, इसके अंदर हमारा कुछ एरिया होता है जो कि क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन से शो कर रही हूँ ताकि आपको सारा स्ट्रक्चर सही से नज़र आ जाए। ठीक है, एक जो है ना डार्क एरिया के अंदर भी एक लाइटर एरिया होता है। ठीक है, सो इस लाइटर एरिया को कहा जाता है एच जोन। ठीक है, एच का मतलब होता है लाइट, एच का मतलब हेले होता है और हेले का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एच जोन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एच जोन सिर्फ वो एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, वहाँ पर थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता। देखें, आपको डार्क बैंड नज़र आ रहा होगा जहाँ पर थिक भी है और थिन भी है, लेकिन जो एच जोन है वहाँ पर थिन फिलामेंट नहीं आता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होता है। ठीक हो गया, सो ये हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर इस तरह से पूरे प्रेजेंट होते हैं, डार्क लाइट, इस तरह से सक्सेसिव मैनर में, अल्टरनेट मैनर में डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बताया। डार्क बैंड के अंदर एक मिडल लाइन होती है जिसका एम लाइन
नाम होता है और ये एक प्रोटीन होती है। इसका काम क्या है कि हमारे ये थिक फिलामेंट को पकड़ के रखता है जगह पर। इसी तरह से जो लाइट बैंड के अंदर एक मिडल लाइन होगी जो कि एक जिगजैग मैनर में लाइन होगी, जो कि एक जेड डिस्क पर प्रेजेंट होगी, जो कि एक प्रोटीन होगी, उसका काम होगा हमारे थिन फिलामेंट को पकड़ना। थिन फिलामेंट थोड़ा थोड़ा जो हमारे डार्कर बैंड में आता है, लेकिन एच जोन वो एरिया है, लाइट एरिया है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये सारे जो है ना स्ट्रक्चर ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पूरे मायोफाइब्रिल का होता है। इससे आगे पूरा एक और जो है इसी तरह से जो है पूरा एरिया प्रेजेंट होगा। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो जेड लाइन के दरमियान का जो ये पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया ना, ये कहलाता है सार्कोमियर। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा क्या कहलाता है स्टूडेंट? सार्कोमियर कहलाता है। सो यही आपका इंपॉर्टेंट, ये एक सार्कोमियर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से हमारा पूरा मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सार्कोमियर डिफरेंट, देखें इतना हिस्सा एक सार्कोमियर, इसके साथ फिर एक और सार्कोमियर प्रेजेंट होगा, उसके साथ एक और सार्कोमियर, हर सार्कोमियर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से पूरा मसल सेल, फिर पूरा मसल बंडल और पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो थिक और थिन फिलामेंट है ये किस तरह से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सो उससे पहले ये देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखें मसल है ये, इसके अंदर फिर ये मसल फेजिकल्स होता है जिसे मसल बंडल भी कहते हैं, उसके अंदर फिर ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर फिर ये मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं जिन पर आपको ये सार्कोमियर्स के जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर ये थिन और थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखें, ये एक मसल सेल आ गया, ये इसके ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, न्यूक्लियस लगे हुए हैं और पूरा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? मायोफाइब्रिल से। अब इस मायोफाइब्रिल, अब ये टी ट्यूब्यूल्स और ये सिस्टर्नी वगैरह, ये ट्राइएड्स क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखें स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि सार्कोमियर क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सार्कोमियर स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब सार्कोमियर है क्या? मैंने आपको बताया कि मायोफाइब्रिल पर, ठीक है, मायोफाइब्रिल का ये एक फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, मायोफाइब्रिल का फंक्शनल यूनिट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये होता क्या है कि दो सक्सेसिव जी लाइन्स, मैंने आपको बताया दो, मतलब कि यहाँ से लेकर इस जी लाइन से लेकर यहाँ इस जी लाइन तक का जो एरिया होगा वो एक सार्कोमियर होगा। ठीक है, सो क्या है, दो सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान का जो एरिया होगा वो क्या कहलाता है? सार्कोमियर। अब अगर हम देखें इसके अंदर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आई बैंड, हाफ आई बैंड आ रहा होता है। ठीक है, इस साइड से, और हाफ जो इसका आई बैंड होता है ना वो अगले सार्कोमियर में पार्ट ले रहा होता है। ठीक है, और डार्क बैंड जो है वो पूरा आ रहा होता है इसके अंदर, मतलब कि ए बैंड एक पूरा आ रहा होता है और हाफ जो है आई बैंड इस साइड से आ रहा होता है। ठीक है, और बाकी इसका भी जो हाफ आई बैंड होता है वो दूसरे वाले में पार्ट ले रहा होता है। ठीक है, ये पूरा एक्टिन फिलामेंट जो होता है ना यहाँ से पूरा आगे भी निकला हुआ होता है इस तरह से। आधा एक्टिन फिलामेंट इस तरफ अपना रोल किरदार अदा कर रहा होता है, आधा दूसरी तरफ। सो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक सार्कोमियर में कितने बैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो आप कहेंगे, ये देखें, हाफ आई बैंड और हाफ आई बैंड मिलकर फुल एक आई बैंड बन गया और एक ए बैंड। तो एक सार्कोमियर में टोटल एक आई बैंड और एक ए बैंड आ रहा होता है और आई बैंड हाफ इस वाली तरफ का जो शामिल हो रहा होता है, हाफ दूसरी तरफ का। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि एक जो थिक फिलामेंट होता है वो एक थिक फिलामेंट जो है कितने थिन फिलामेंट से कवर हुआ होता है? तो एक जो थिक फिलामेंट होता है वो टोटल 6 थिन फिलामेंट से सराउंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब किस तरह से ये देखें, जैसे ये एक आपको थिक फिलामेंट दिखाया गया ना, तो लाजमी नहीं है इसके चारों साइड से जो है इसको थिन फिलामेंट ने घेरा होता है। ये एक थिक फिलामेंट है, तो ठीक है, इसको टोटल 6 थिन फिलामेंट ने घेरा होता है। ये इसके आगे भी होगा, पीछे भी, मतलब ये सर्कुलर में होता है ना, तो यहाँ पर एक थिन है तो इधर भी थिन, ये थिक है और ये थिन, इस तरह से एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट्स ने घेरा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे थिक फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है। सो स्टूडेंट, थिक फिलामेंट जो है एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये मायोसिन प्रोटीन ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, सो अब ये देखें मायोसिन, अब ये मायोसिन जो है ना ये पॉलीमर है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सारे जो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मायोसिन बना रहे होते हैं। अब इसका मोनोमर क्या होगा तो उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनोमर के स्ट्रक्चर। सो इसका जो एक मोनोमर होता है ना उसका नेम, उसका स्ट्रक्चर का नेम क्या होता है? वो कहलाता है
मायोसिन। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब मीरोमाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, ये आपको दो स्नेक्स की तरह ना इस तरह से आपको बने हुए नज़र आते हैं। ये देखें मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बताऊँगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने इसी तरह से बस बना लेना है ताकि बाकी सारी थ्योरी की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक जो है इस तरह से स्नेक लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर हेड होता है और इसी तरह से एक जो है दूसरा, ये देखें बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ एक और जो है ना स्ट्रक्चर यूँ करके आ रहा होता है। और ये आपस में जो इसकी टेल्स होती हैं ना वो आपस में क्या की हुई होती हैं, ओवरलैप की हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये एक जो है मीरोमाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये ज़्यादा सारे मोनोमर आपस में ज्वाइन होते जाते हैं और पूरा एक मायोसिन का जो है स्ट्रक्चर मायोसिन प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसको हाईलाइट करते हैं। ये जो स्टूडेंट ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये दो ग्लोबुलर हेड होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है हेड। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखती हूँ। सो स्टूडेंट, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हेड। ठीक है, और ये जो इतना एरिया होता है ना जो थोड़ा फोल्ड होकर आ रहा होता है, इसको कहा जाता है शॉर्ट आर्म। ठीक है, तो एक मीरोमाइसिन के अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, हेड, शॉर्ट आर्म और ये जो पूरा टेल वाला स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहा जाता है, टेल। ठीक है, अब ये जो हेड है ना इस पर स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना कुछ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये बाइंडिंग साइट्स क्यों होती है थिक फिलामेंट पर, क्योंकि इनसे क्या होता है, एक्टिन मॉलिक्यूल ने आकर जुड़ना होता है। क्योंकि एक्टिन मॉलिक्यूल जब इसके साथ जुड़ते हैं, जब भी वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचते हैं, थिन फिलामेंट मतलब, ठीक है, थिन फिलामेंट का होता है। अब वो उसके अंदर से एक्टिन मॉलिक्यूल होता है, वो मैं आपको बताती हूँ थिन फिलामेंट में जाके। ठीक है, तो उसने आकर यहाँ पर जुड़ना होता है, जब भी जो है वो थिन फिलामेंट को अपनी तरफ आगे की तरफ खींचते हैं और पूरा जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना एक एक्टिव साइट्स भी होती हैं। अब इन साइट्स को स्टूडेंट कहा जाता है एटीपेज एक्टिव साइट। ठीक है, एटीपेज एक्टिविटी साइड्स। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब मायोसिन ने एक्टिन को अपनी तरफ खींचना है तो किसी एक एनर्जी चाहिए होगी, तो वो यहाँ पर एटीपी आकर जुड़ते हैं और एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होना ही एटीपेज एक्टिविटी कहलाती है। तो एटीपेज एंजाइम वाली एक्टिविटी होती है जो कि एटीपी को एडीपी में तोड़ देते हैं और ये यहाँ पर मायोसिन के हेड पर एरिया प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये एटीपेज एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताएं एटीपेज एक्टिविटी कौन सी प्रोटीन या फिर किस फिलामेंट पर प्रेजेंट होती है। तो मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर आपसे थिक फिलामेंट का डायमीटर पूछ लिया जाए तो जो थिक फिलामेंट होता है वो 16 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये एक मोनोमर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब देखें ये एक मोनोमर का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखें ज़्यादा सारे जो है ना इस तरह से मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं। ये देखें ये एक मीरोमायोसिन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा मीरोमायोसिन आ गया। ठीक है, और ये इनकी जो टेल्स होती हैं वो आपस में क्या करती जाती हैं, ट्विस्ट होती जाती हैं। ये देखें ये दो हेड आ गए, ग्लोबुलर हेड 2 होते हैं ना। सो ये देखें इस तरीके से करके ये पूरा जो है मायोसिन का स्ट्रक्चर बनता जाता है और इनकी टेल्स आपस में क्या होती रहती हैं, कंबाइन होती रहती हैं। ये देखें टेल्स इनकी आपस में ट्विस्ट होती रहती हैं और यहाँ से बाहर जो है हेड आते रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा मीरोमायोसिन से मिलकर जो है पूरा एक मायोसिन प्रोटीन बनती है। ठीक है, सो अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ना वैसे, तो ये पूरी टेल्स आ जाती हैं और इन पर जो है इस तरीके से हेड निकले होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरह से जो है ना ग्लोबुलर हेड निकले होते हैं। ठीक है, ज़्यादा सारे से मीरोमायोसिन के, और ये मिलकर जो है क्या बना रहे होते हैं, एक मायोसिन प्रोटीन बना रहे होते हैं, थिक फिलामेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, सो यहाँ तक थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है जो कि सिर्फ एक ही प्रोटीन पर मुश्तमिल है। अब हम चलते हैं थिन फिलामेंट की तरफ। अब थिन फिलामेंट बेशक थिन होता है लेकिन इसके अंदर 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब 3 प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, सो एक जो मेजर चीफली मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन वो होती है एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, और दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन,
और तीसरी होती है ट्रोपोनिन। ठीक है स्टूडेंट, ये नेम आपने लिख लेने, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब इसके अंदर से जो एक्टिन प्रोटीन है ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है शामिल होती है, जबकि जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है ये कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है अपना रोल प्ले नहीं करती, बल्कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। रेगुलेटरी का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना है ना मसल्स ने, मतलब जो मायोसिन और एक्टिन ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनकी जो कितना उन्होंने कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, उनको ये प्रोटीन रेगुलेट कर रही होती है, इसलिए इन्हें रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। अब इसका मैं आपको थिन फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर शो करती हूँ यहाँ पर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ना, जो हमारा एक्टिन है वो भी एक पॉलीमर है, तो उसका जो मोनोमर होता है ना वो होता है जी एक्टिन। ठीक है, मतलब क्या, ग्लोबुलर एक्टिन, ये एक मोनोमर होता है। सो अब इन्हीं मोनोमर से मिलकर जो है हमारे पूरी एक एक्टिन की जो है प्रोटीन बनती है। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारा जो है एक्टिन जो होता है इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसके जो है 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हुए होते हैं, फोल्ड हुए होते हैं। अब इसके ऊपर जो है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था मायोसिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो यहाँ एक्टिन पर भी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इनके साथ वो आकर मायोसिन के हेड से अटैच्ड होना होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारी जो ट्रोपोमायोसिन होती है ना, उस प्रोटीन के भी धागे होते हैं और वो इस तरह से लिपटे होते हैं। ठीक है, वो भी डबल स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से वो लिपटे होते हैं, और उन्होंने क्या किया होता है, हमारे ये जो एक्टिव साइट्स होती है ना उनको कवर किया हुआ होता है ट्रोपोमायोसिन ने। और इसके अलावा इसके अंदर जो एक और हमने प्रोटीन पढ़ी है ट्रोपोनिन, तो वो ट्रोपोनिन जो होती है ना वो 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, 3 जो है ना बीड्स नुमा स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इनको मैं हाईलाइट करती हूँ, फिर आपको इनके नेम बताती हूँ। सो ये देखें, ये हमारे पास है एक्टिन प्रोटीन, ये हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन, और यही पूरा मिलकर हमारा क्या बना रहा है, एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये होती है ट्रोपोनिन, और ये मिलकर हमारा पूरा एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब थिन फिलामेंट का अगर आपसे डायमीटर पूछ लिया जाए तो 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है थिन फिलामेंट का। अब स्टूडेंट देखें, ये एक्टिन साइट पर जो बाइंडिंग साइट्स होती है ना वो हमेशा ओपन नहीं होती, उनको जो है ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, जब फिर क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो क्या होता है, कैल्शियम आता है, वो ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है, और वो फिर ट्रोपोमायोसिन को एक्टिव साइट्स पर से हटा देते हैं, और फिर जो मायोसिन के हेड होते हैं वो हमारी ट्रोपोनिन एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर क्रॉस ब्रिज बनते हैं, और फिर पूरा जो हमारा सार्कोमियर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो हमारे जो प्रोटीन है ना इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। सो ये देखें, ये जो 3 ग्लोबुलर हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हमारी ट्रोपोनिन के। ठीक है, अब इसमें से जो एक स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है, ये देखें, TPA। TPA का मतलब वो हेड जो कि हमारी एक्टिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये जो ट्रोपोनिन है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है TPA, एक होता है TPT और एक होता है TPC। ठीक है, अब जो TPA होता है, ए का मतलब एक्टिन, जो के पार्ट हमारा एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। TPT का मतलब जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, ट्रोपोनिन का पार्ट, और TPC का मतलब ये वो पार्ट होता है जहाँ पर जो कैल्शियम ने आकर जुड़ना होता है। ठीक है, कैल्शियम आकर इधर जुड़ता है, फिर ये जो पार्ट अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन से वो हिलता है, और उसकी वजह से जो एक्टिव साइट्स होती है ना एक्टिन पर वो जो है ओपन हो जाती है, वहाँ पर मायोसिन के हेड अटैच होते हैं। अब ये सारा कुछ कैसे होता है, ये जब हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कैल्शियम कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थिन फिलामेंट का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब स्टूडेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है, मतलब जो पूरा एक कंट्रैक्शन हो रही होती है तो उसके अंदर क्या कुछ अकर हो रहा होता है, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसके लिए जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है H. हॉक्सले और A.F. हॉक्सले ने 1954 में दिया था। ठीक है, अब ये जो है ना स्टूडेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमारा एक सार्कोमियर है जो कि रिलैक्स्ड स्टेट में। हमने पढ़ा कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है, जो कि हमें मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त हमारे जो मसल में क्या क्या जो है मतलब के इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास एक सार्कोमियर है जबकि वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में। अब जब मसल ने क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब देखें क्या होता है, ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है एक बार फिर से जो डार्क और लाइट बैंड बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब क्या होता है। यस स्टूडेंट,
आपने भी इसी तरह से बस डायग्राम्स बनाकर हर चीज़ उसके ऊपर हाईलाइट कर देनी है जो जो मैंने आपको बताई हैं, और सारी थ्योरी को भी फिर आपको जो है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें अब यहाँ पर हम पूरा एक सार्कोमियर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जी लाइन आ गई। अब मैं इनको हाईलाइट नहीं करूँगी, ठीक है, आपको पता ही है। ये हमारी एम लाइन आ गई, ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या आ गए, थिक फिलामेंट आ गए। मैंने आपको बताया ना इनके ऊपर क्या होते हैं, हेड होते हैं जिनसे आकर हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल्स ने अटैच होने होता है। तो ये मैं वहाँ पर यहाँ पर वो शो कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारे जो है थिन फिलामेंट आ गए। ये देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखें कि जब हमारा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, जो जी लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आई हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट हालत में जो है एक मसल दिखाया। तो देखें आप, जी लाइन जो है पहले जो जी लाइन का साइज था उसकी निस्बत जी लाइन का साइज छोटा हुआ, मतलब जी लाइन जो है वो एक दूसरे के क्लोज आई हैं। ठीक है, अब जी लाइन के क्लोज आने की वजह से क्या हुआ, आई बैंड का साइज पहले की निस्बत क्या कर गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट हो जाता है, जबकि ए बैंड का जो साइज है वो शॉर्ट नहीं होता। ए बैंड का साइज जितना होता है पहले उतना ही रहता है। और देखें जब मसल रिलैक्सड है तो मैंने आपको एच जोन दिखाया, लेकिन यहाँ पर एच जोन नहीं दिखाया। मीन्स कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब क्यों डिसअपियर हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि एच जोन वो एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पर थिन फिलामेंट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जितना थिक फिलामेंट है उस पूरे के ऊपर जो है थिन फिलामेंट ने ओवरलैप कर लिया, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट हो। इसलिए क्योंकि थिन फिलामेंट पूरा ओवरलैप कर लेता है थिक फिलामेंट को, तो इसलिए एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपियर। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो अब देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं एक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में। ठीक है, सो यही सारा कुछ होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कुछ डिसअपियर हो जाता है और ये इस किस का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, सो क्या होता है, जी लाइन क्लोजर आती है, आई बैंड शॉर्टर हो जाता है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है और ए बैंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें से कौन सा क्या इवेंट हो रहा होता है। सो ये चारों पॉइंट्स आपके लिए एमसीक्यू हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, जेड लाइन जो है एक दूसरे के करीब आ जाती है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ए बैंड अनअफेक्टेड रहता है। लेकिन अब वो सारी क्या कहानी है कि जिसकी वजह से किस तरह से हमारे मसल को सिग्नल मिलता है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही होती है, क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे मसल को सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई अब जेड जो हमारा जो सार्कोमियर है उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये सब कुछ क्या हो रहा होता है। सो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, किस तरह से जो है एक्टिन पर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एम्प्टी होती हैं, ट्रोपोमायोसिन उस पर से हटता है और फिर किस तरह से मायोसिन उसके साथ अटैच्ड होता है, और जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है, ये सब कुछ जो है एक मैकेनिज्म है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर लेंथी हो गया। ये सारा जो मैकेनिज्म होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वो लेक्चर भी आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो हमारा मसल जो है इन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ 3D एनिमेशंस देखते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्टूडेंट, ये आपका एक स्केलेटल मसल है, इसके अंदर देखें मसल के अंदर सबसे पहले जो है मसल बंडल आते हैं और उसके अंदर फिर मसल फाइबर्स जिन्हें मसल सेल्स भी कहा जाता है वो आ जाते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप देखें न्यूक्लियस जो है अटैच्ड हैं और अंदर की साइड पर ये देखें ज़्यादा सारे सिलेंड्रिकल्स हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, और इस पर ही देखें आपको सार्कोमियर्स जो है नज़र आते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं जिसकी वजह से पूरी स्ट्राइएशंस नज़र आ रही होती है। ये देखें 2 सक्सेसिव जी लाइन, इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब देखें ये इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जी लाइन बड़ी होती है रिलैक्सेशन में और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान छोटी हो जाती है। ये देखें मायोसिन फिलामेंट्स जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं, और ये एम लाइन है जिसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं डार्क बैंड में। बीच में आपको लाइटेस्ट बैंड नज़र आ रहा है जो कि एच जोन होता है, और ये जी लाइन्स हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट्स और लाइट बैंड के दरमियान होती हैं। और ये देखें आप यहाँ पर से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देखें किस तरह से ओवरलैपिंग होकर करीब आते हैं, और एच जोन डिसअपियर हुआ था, फिर जब रिलैक्स हुआ तो एच जोन आ गया। और ये देखें किस तरह से बाइंड करके एक्टिन को आगे खींचते हैं मायोसिन फिलामेंट। ये सारा जो किस तरह से होता है, किस तरह से कैल्शियम आता है, किस तरह से क्रॉस ब्रिज बनते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस
लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस लेक्चर को आगे शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जिनको इनसे फ़ायदा हो सकता हो तो उन तक फ़ायदा हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।